हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जेई मेन और नीट में जो न्यूली एडेड टॉपिक्स है उसके छोटे छोटे पार्ट्स को, जिससे क्वेश्चंस रेगुलरली एग्जाम में आ रहा है। मींस जेई मेन 23 24 में हर सेट में क्वेश्चन आया है, उस तरीका से नीट में भी रहा है। इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा छोटा भी है, इजिली समझ सकते हो, इसलिए इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इसमें टॉपिक है फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। ये न्यूली एडेड एक्सपेरिमेंट है, हालांकि यह इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आता है बट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है यह। पहला इसमें है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ठीक है, मींस इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है हमें, किसका? CuSO4 का। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। सेकेंड है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। हालांकि ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है बट इसको एक्सपेरिमेंटल टॉपिक करके दिया है, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अगला है प्रिपरेशन ऑफ लियोफिलिक एंड लियोफोबिक सोल। यह क्लोइडल सॉल्यूशन का टॉपिक है जो सिलेबस से डिलीट कर दिया है। सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड है बट सरफेस केमिस्ट्री का ये टॉपिक एडेड है, इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन श्योर आएगा। पिछले साल मींस लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन और इस साल भी आएगा कंफर्म। और फोर्थ हमारा है काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। ये फोर्थ जो आप देख रहे हो एक्सपेरिमेंट, यह केमिकल काइनेटिक्स का भी पार्ट है। इसमें केमिकल काइनेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, इसमें रेडॉक्स टाइट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए यह जो फोर्थ वाला हमारा रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। अगर इस टॉपिक पढ़े नहीं रहोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप आराम से को देखो, 15 से 20 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा कंफर्म आप बनाओगे। शुरू करते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 से। CuSO4 मींस इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है कि 1 मोल सॉल्यूट को हम लोग जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होता है या जो एनर्जी एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सिंपल होता है, सॉल्यूट 1 मोल सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में जब डालते हैं, सॉल्वेंट डालने के बाद सॉल्यूशन फॉर्म होता है। इस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के दौरान जो इंथैल्पी में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मींस heat energy exchange during dissolution of 1 mole solute in a given solvent is called enthalpy of solution. This is the definition. अब हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है कॉपर सल्फेट का इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर हमारा जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है उसका एग्जांपल लें तो जैसे हमारा KCl है, KCl सॉलिड है, वाटर में डालोगे सॉल्यूशन फॉर्म हुआ KCl एक्वस, यहां एनर्जी रिलीज होगा। इसका इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है KCl का इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यह -4400 किलोजूल होता है। अब उसी तरीका से हमारा सॉल्यूशन है मींस इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर में डालोगे सॉल्यूशन बन गया, ये कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मींस जब भी 1 मोल सॉल्यूट को गिवन 1 मोल सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डाल करके डिसॉल्व कराते हैं तो उस दरमियान जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं।
जैसे यहाँ पे KCl को वाटर में डाले, KCl एक्वस हो गया, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किलोजूल कैलोरी होता है, कैलोरी। कितना एनर्जी रिलीज हुआ, मींस KC1 मोल KCl को वाटर में डालोगे सॉल्यूशन फॉर्म होगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा। उस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट को भी वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाओगे, कितना एनर्जी रिलीज होगा। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा इसको मैं बता दे रहा हूं। हमारा कॉपर सल्फेट, स्पेसिफिकली हमें कॉपर सल्फेट का पढ़ना है। जैसे हमारा कोई ए बी टाइप का सॉल्ट है, ए बी सॉल्ट है, ए बी सॉल्ट का को वाटर में अगर हम लोग डालते हैं और ए बी एक्वस बन जा रहा है, एक्वस, तो 1 मोल कंपाउंड जब वाटर में डालने के बाद एक्वस सॉल्यूशन बन गया, तो जो भी इंथैल्पी में चेंज होगा दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब ये 1 स्टेप में हो गया, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के अगर मोर देन 1 स्टेप पे दिखाएंगे तो क्या होगा, पहले यह हमारा जो ए बी है सॉल्ट, ये वाटर में जब जाएगा तो पहले अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, A प्लस बी माइनस गैस में डिसोसिएट होगा, तो किसी 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को उसके गैसियस कांस्टेंट में ब्रेक करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसको हम ल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हुआ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और इसको डेल्टा ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं आजकल, डेल्टा यू एच या डेल्टा एच लैटिस भी लिख सकते हैं हम लोग, लैटिस, डेल्टा एच लैटिस हो गया। अब ये जब गैसियस आयन से ब्रेक हो गया, अब इसको वाटर में डालेंगे, वाटर में डालेंगे तो क्या होगा जी, ये वाटर के मॉलिक्यूल से एसोसिएट होगा और उस एसोसिएशन की वजह से एनर्जी रिलीज होगा जिसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। इस दरमियान जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और हमारा जो गैसियस आयंस है वो आयन वाटर के मॉलिक्यूल से एसोसिएट होकर के एक्वस बन जाएगा। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो एनर्जी, जो इंथैल्पी एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। इसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इंथैल्पी ऑफ अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों का सम होता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मींस किसी सॉल्यूशन की इंथैल्पी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, मींस एक्सोथर्मिक आपका डिसोल्यूशन होगा कि एंडोथर्मिक होगा। मींस डिसोल्यूशन के ड्यूरिंग जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे तो एनर्जी रिलीज होगा कि ऑब्जर्व होगा, वो डिपेंड करता है इसी दो फैक्टर पे, इन दोनों के सम पे डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी हमें देना पड़ता है, पॉजिटिव होता है, हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू हमारे सॉल्ट के आयंस के हाइड्रेशन एनर्जी का सम अगर उनका लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गया तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, मींस हमारा जो हीट अप सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, मींस प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसी टॉपिक पे जेई मेन 2024 में क्वेश्चन जो आया था उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन है द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट हमारा एनहाइड्रस है, मींस इसमें कोई वाटर नहीं है, इसको एनहाइड्रस बोलते हैं कॉपर सल्फेट, एंड CuSO4 5H2R -70 किलोजूल पर मोल एंड 12 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। मींस जब कॉपर सल्फेट हमारा एनहाइड्रस है, उसके साथ कोई वाटर एसोसिएटेड नहीं है, उस समय उसका हीट ऑफ सॉल्यूशन है, मींस यहां पे मैं लिख रहा हूं डेटा जो दिया हुआ है लैंग्वेज में। CuSO4 में जब वाटर आप ऐड करोगे और CuSO4 एक्वस बन रहा है, इस समय एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है, इसको डेल्टा एच में लिख दे रहा हूं मैं, यह है -70 किलोजूल।
इसको इक्वेशन 1 लिख दिया मैं। फिर बोल रहा है कि जब CuSO4 5:2 मीन्स जब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये हुआ एनहाइड्रस फॉर्म हुआ, और जब इसमें वाटर एसोसिएट हो जाता है तो ये हो गया क्रिस्टलाइन फॉर्म। यह क्रिस्टलाइन फॉर्म हुआ, क्रिस्टल हुआ। इसमें जब हम लोग इसका हीट अप सॉल्यूशन है 12 किलो जूल, मीन्स इसमें जब वाटर ऐड किया जा रहा है तो भी बन जाएगा CuSO4 aqueous। इसका इंथैल्पी जो है, मतलब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है 12 किलो जूल। इसको इक्वेशन 2 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये दो गिवन है। हमसे पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा तो एंथैल्पी क्या होगा। मींस हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है CuSO4 में जब 5 वाटर ऐड किया गया और ये बन गया CuSO4 पेंटाहाइड्रेट, मींस ये इसका क्रिस्टलाइन एनहाइड्रस फॉर्म है, एनहाइड्रस, और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म हुआ जिसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। हिंदी में इसको बोलते हैं नीला थोथा, ब्लू कलर होता है इसका। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जब इसमें कन्वर्ट होगा तो इसका एंथैल्पी क्या होगा, जिसको हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहा है, इसका एंथैल्पी हमसे पूछा जा रहा है। हाइड्रेशन, द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होगा वह एनर्जी पूछा जा रहा है। उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है। जब कोई एनहाइड्रस सॉल्ट वाटर से एसोसिएट होकर के एक पर्टिकुलर हाइड्रेट फॉर्म में जाता है तो उस दरमियान जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉल्ट। ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा हम लोग फंडा लगाएंगे हिस लॉ के अकॉर्डिंग, दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करके इस डिजायर्ड रिएक्शन को लाएंगे। अब कैसे आ सकता है दोनों जी, तो देख लो। हमें जो डिजायर्ड रिएक्शन है उसके में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट चाहिए प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में कॉपर सल्फेट चाहिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट रिएक्टेंट में है। जब माइनस करोगे तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, राइट। तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या ऑपरेशन, करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। माइनस करो, इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करो तो क्या होगा, वाटर वाटर कैंसिल हो जाएगा, कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट एक्वस खत्म हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, CuSO4 ए, और माइनस से करोगे तो माइनस CuSO4 पेंटाहाइड्रेट, और राइट साइड में तो कुछ नहीं होगा, 0। तो ये जो हमारा निगेटिव है राइट साइड में चला जाएगा। लेफ्ट साइड जो निगेटिव हुआ, लेफ्ट साइड में निगेटिव है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4 5H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसी का हमसे पूछा जा रहा है कि ये जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यह हमारा ये जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब होगा, तो निकल जाएगा। हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं इक्वेशन पे वही ऑपरेशन हो जाता है एंथैल्पी पे। तो डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। तो डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा, ये है -70 और ये है 12, तो -12 हो गया, मीन्स डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा -82 किलोजूल। निकल गया, एक से इतना ही हो गया। हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा H इज इक्वल टू -x किलोजूल, तो x की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे 82 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें मिस्टेक हो जाता है। डेल्टा H दिया हुआ, डेल्टा H आया आपका -82 किलोजूल, आप x का वैल्यू लिख दोगे -82 किलोजूल तो रॉन्ग हो जाएगा।
एक्स के यहाँ क्योंकि डेल्टा एच क्वेश्चन में दिया हुआ है -x किलो जूल है, तो इसी x का वैल्यू पूछ रहा है। तो x किसके जगह पे है? 82 की जगह पे है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 82। ओके जी, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस। ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of a strong acid and a strong base। जब भी हमारा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो इसमें होता क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH है, जब आपस में न्यूट्रलाइज करता है एक दूसरे को, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट फॉर्म करता है NaCl एंड वाटर फॉर्म किया। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है, आप में पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड वह होता है जो 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, मींस H प्लस Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा, या NaOH Na प्लस NOH माइनस के फॉर्म में रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक्वस सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। इसलिए होता क्या है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को डिसोसिएट हमें नहीं करना पड़ता है, मींस उनको डिसोसिएट कराने के लिए, मींस उनको आयोनाइज करने के लिए किसी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का OH माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइंड करके H2O बना लेता है, और इसी H2O के फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है, और वह एनर्जी जो रिलीज होता है, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसका वैल्यू होता है -57.1 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, राइट। या इसको अगर हम लोग कैलोरी में लिखना चाहेंगे तो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होता है। एसिड बेस जो रिएक्शन हमारा है वो इक्विवेलेंट के फॉर्म में होता है। वन इक्विवेलेंट एसिड वन इक्विवेलेंट किसी भी बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन यहाँ पे मोल का रिलेशन डायरेक्टली सप्लाई नहीं हो सकता है। मोल हाँ, लेकिन मोल का रिलेशन तब होगा जब एसिड और बेस दोनों मोनो मोनो होगा, जैसे यहाँ पे है HCl भी हमारा क्या है जी, मोनो बेसिक एसिड है, और NaOH भी क्या है, मोनो एसिडिक बेस है, क्योंकि HCl के पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है और NaOH के पास भी 1 OH माइनस है, इसलिए इनका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल सेम होगा। इसलिए इनके केस में हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.1 किलोजूल पर मोल भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा अगर स्ट्रॉन्ग एस, क्योंकि और एक और बात, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है कहां से आता है, H प्लस और OH माइनस के कंबाइंड होकर के 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन जो होता है, 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस कंबाइंड होकर के 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसी वाटर के फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है। तो अब अगर आप दूसरा, अगर यहाँ पे HCl की जगह पे अगर मैं H2SO4 ले लिया, तो इस बार क्या होगा, यहां भी हमारा जो H2SO4 है, H2SO4 के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसको 2 OH माइनस चाहिए, इसके लिए 2 NaOH लेना होगा, तो सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा न्यूट्रलाइजेशन के बाद, एंड इस बार 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 2H प्लस 2OH माइनस से कंबाइंड करेगा। यहाँ पे जो हो रहा है फेनोमेना होगा 2H प्लस 2OH माइनस से कंबाइंड करके 2H2O फॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल के टर्म्स में अगर किया जाएगा तो इसके दुगना हो जाएगा, लेकिन पर इक्विवेलेंट के केस में हर जगह सेम होगा, मींस यहाँ भी चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई भी अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज इक्वल होगा -57.1 किलोजूल
पर इक्विवेलेंट, दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर मोल में अगर कोई क्वेश्चन मान लो दे दिया, तो यहां पे अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मोनो है, मींस दोनों के पास एक ही H प्लस और OH माइनस है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे पर मोल और पर इक्विवेलेंट दोनों सेम होगा, तो 1 किलोजूल पर मोल भी लिख सकते हो। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के केस में यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 2H प्लस 2OH माइनस से कंबाइन करके 2 वाटर फॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर पर मोल में लिखना चाहोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू -57.1 किलोजूल पर मोल। इस बार पर मोल दुगना हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है केवल सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हमारा NaOH मींस बेस भी अगर मोनो डाई हो जाएगा तो उस केस में सेम स्टोरी होगा, मींस स्ट्रॉन्ग ये हमारा एसिड मोनो ही रहा, HCl रहा, लेकिन आपने बेस की जगह पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास 2H ग्रुप है, 2H है, वो डाई बेसिक हमारा डाई एसिडिक बेस हो गया। तो इस तरह से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या जब हम लेंगे तो फिर यहाँ बदल जाएगा। अब इसके पास 2H है तो 2H होना चाहिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल HCl के 2 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर मोल की बात करें तो फिर प्रोडक्ट होगा कैल्शियम क्लोराइड एंड 2 वाटर। तो इस बार भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर इक्विवेलेंट के टर्म्स में बोलोगे तो होगा -57.1 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, बट इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल के टर्म्स में अगर आप बोलते हो, पर मोल के टर्म्स में अगर आप लिखते हो तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारा हो जाएगा 2 इंटू -57.1 किलोजूल पर मोल, राइट। पर मोल के केस में यह दुगना हो जाएगा, ओके जी, जितना है उसका दुगना हो जाएगा, मींस इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में से कोई भी अगर वीक हो गया या दोनों वीक हो गया तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू -57.1, यहाँ माइनस शो कर रहा है एनर्जी रिलीज होने का टेंडेंसी, मींस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू 57.1 किलोजूल से कम हो जाएगा। कोई भी अगर वीक हो गया, जैसे अगर आपने एसिटिक एसिड ले लिया और यहाँ पे ले लिया आपने NaOH, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही रखा, इसका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा इसका वैल्यू, इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो वैल्यू होगा, अगर लिखो यहां -x किलोजूल पर इक्विवेलेंट, तो x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू वो 57.1 से क्या होगा, कम होगा, मींस किसी में से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हाईएस्ट होता है, उसके अलावा दोनों में से कोई भी वीक होगा तब कम हो जाएगा, दोनों वीक होगा तो और कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीक एसिड वीक बेस नीड्स एनर्जी फॉर आयोनाइजेशन, इसलिए वीक एसिड वीक बेस के केस में कुछ एनर्जी उनका आयोनाइज करने में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू कम हो जाता है। अगर दोनों ही आप वीक ले लोगे, एसिड और बेस दोनों ही है, जैसे यहाँ पे हमारा एसिड वीक है और यहाँ पे बेस से स्ट्रॉन्ग था, अगर एसिड और बेस दोनों को अगर आप वीक ले लेते हो, आप सब, ये भी वीक हमारा है और ये भी वीक है, तो इस बार जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा उसका वैल्यू 1 से भी कम होगा। यहां पे अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में लिखूं -y किलोजूल पर इक्विवेलेंट, तो इस बार y का जो वैल्यू होगा 1 से भी कम होगा, क्योंकि इस बार दोनों वीक हो गया, तो दोनों को आयोनाइज करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो नेट जो एनर्जी बाहर रिलीज होगा वो कम हो जाएगा, राइट। ये 2 टॉपिक था जो काफी इंपॉर्टेंट था, 4 टॉपिक में लिखा था, 2 टॉपिक डिस्कस कर दिया। अगला वीडियो में वो 2 टॉपिक डिस्कस करूंगा, इसको आप देख लीजिएगा।
इससे क्वेश्चन कन्फर्म आने का चांसेस है। ओके, थैंक यू।